आज थोड़ा लाइटिंग का इशू आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सब कुछ दिख रहा है। लाइक का बटन दबा दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि क्लास कितने बच्चों ने अटेंड किए। तो स्टूडेंट, डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2018 अप्लाइड मैथ्स 2 का ये हम पार्ट 6 लेके आ रहे हैं। वालों की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 23 से शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट, और 26 तक। इसमें स्टूडेंट 23, 24, 25, 26 चार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तीन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। जिसमें कि एक क्वेश्चन है गामा फंक्शन वाला, दूसरा क्वेश्चन है सिम्पसन 1/3 रूल वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, सह संबंध से जो रैंक निकाली जाती है उसका क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 99% चांस स्टूडेंट की आपके एग्जाम में ये फिर से आ जाए। और इस बार तो स्टूडेंट, वैसे और टाइम तो ये 10 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन इस बार आपका कोरोना की वजह से आपको ये एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। तो ये तीन क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर ये तीन क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए तो 100% आपकी मैथमेटिक्स की बैग क्लियर हो जाएगी, आप मैथ्स में पास हो जाओगे। क्योंकि एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, दो क्वेश्चन भी अगर कर लिए, दो ही करने हैं सेक्शन सी से, तो आपको 50 मार्क्स पूरे पूरे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11th, 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, थीटा एंगल है, ठीक है, डी थीटा यूजिंग गामा फंक्शन। मतलब गामा फलन की सहायता से इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। देखो इंटीग्रेशन का साइन है ना स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये गामा फंक्शन जो है ना, सिंपल इंटीग्रेशन से कोई क्वेश्चन बहुत टफ पढ़ते हैं तो फिर गामा फंक्शन की खोज हुई, उससे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। इसका डिटेल ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन तो हम यहाँ पे कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे, लेकिन इसका डिटेल लेक्चर अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा और क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसका डिटेल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 23 के आगे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। गामा फंक्शन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने अपलोड करा हुआ, उसको जरूर देख लीजिए, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। इस टाइप के फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और 25 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट? इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 4 थीटा कॉस पावर 6 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए आपको। वो है स्टूडेंट इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। ये देखो इंटीग्रेशन का साइन है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/2, ठीक है। और ये बीच में फंक्शन है साइन की पावर m थीटा। देखो यहाँ पे m की जगह यहाँ पे 4 है, साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा डी थीटा बराबर जो होता है ना स्टूडेंट, इसके जो बराबर होता है फॉर्मूला है, यहाँ आगे जगह नहीं, आगे नहीं लिख रहे हम, नहीं तो बराबर इधर आगे लिख देते। दिस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन गामा 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2 ये होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना स्टूडेंट की जैसे कि लोअर लिमिट 0 और पाई, गामा फंक्शन तभी लगता है जब लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट π/2 हो, और यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे कॉस हो। ये दोनों होने चाहिए, साइन भी होना चाहिए, कॉस भी होना चाहिए। और पावर कुछ भी हो सकती है, m और n की जगह 4 और 6 भी हो सकता है, m और n की जगह 2 और 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स रहेंगे 0 π/2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। थीटा की जगह x हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं, y भी हो सकता है, ये वेरिएबल है, कुछ भी एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये याद अगर है, देखो गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2, देखो ये गामा का साइन होता है स्टूडेंट, ये गामा ऐसे, हाँ एक डंडा ऐसे एक ऐसे, ये गामा होता है, और उसके अंदर कोई नंबर रख दो n, तो ये गामा n कहलाता है, ठीक है।
एक होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट, फैक्टोरियल को n की जगह इधर डंडा के नीचे बिंदा लिख दीजिए तो वो फैक्टोरियल कहलाता है। या फिर फैक्टोरियल को ऐसा भी लिखते हैं n और ऐसे l जैसे, हाँ l को उल्टा कर दो तो ये गामा बन जाता है। इसका डिटेल लेक्चर हमने बता रखा है स्टूडेंट कि इसको गामा को फैक्टोरियल में कैसे चेंज किया जाता है, गामा वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको जरूर देख लीजिए। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 की जगह 2 लिख देते हैं और 2 की जगह 1 लिख देते हैं, अपॉन में 2 की जगह 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख देते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको याद अच्छे से होना चाहिए। गामा देखो याद कैसे करना है स्टूडेंट, m+1 और n+1, ऊपर जो प्लस में है 1 है, यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे नीचे बटे के नीचे जो है प्लस में 2 है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऊपर प्लस में 1 है और नीचे प्लस में 2 है, ठीक है। और यहाँ अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, यहाँ पे भी अपॉन में सब जगह 2 है और आगे मल्टीप्लाई में नीचे 2 है। बस ऐसे याद रख लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि हमने ये लिख दिया, उसको ये हमने यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट आप सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। वी नो दैट इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। देयरफॉर उससे आगे, हाँ इससे आगे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं, इससे आगे लिखेंगे देयरफॉर। जब ये दिस इक्वल टू दिस होता है तो दिस इक्वल टू क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन करना है। तो जब ये आपको याद रखना है, दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो दिस इक्वल टू दिस है तो दिस इक्वल टू क्या होगा, तो m की जगह पे यहाँ पे 4 है और n की जगह पे यहाँ पे 6 है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह पे 4 रख दीजिए और n की जगह पे 6 रख दीजिए, बस यहाँ पे लिख दीजिए। तो गामा m+1 मतलब 4+1 अपॉन 2 इंटू गामा n+1 मतलब 6+1, देखो 6n अपॉन 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n, m मतलब 4 प्लस n मतलब 6 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू देखो 4 और 1 5/2, तो 5/2 आ गया गामा के अंदर, ठीक है, इंटू 6 और 1 7/2, गामा के अंदर आ गया 7/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा के अंदर क्या आएगा, देखो 6 और 4 10 और 2 12, 12 को 2 से भाग दिए, यहाँ पे भाग जा रहा है, यहाँ पे पूरा भाग नहीं जा रहा था इसलिए बटे में 2 ही रखने दिया हमने। यहाँ पे 12/2 6 होता है, तो इसको सीधे 6 लिख दीजिए। 5/2 एग्जैक्ट पूरा नहीं जा रहा, दशमलव में आ रहा था, दशमलव वाला नहीं, भाग नहीं देंगे, यहाँ पे पूरा कर देंगे भाग, ठीक है ना, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरा, ठीक है ना। तो 6 आगे। अब यहाँ पे आगे देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी शुरू होता है। एक तो फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे करते हैं और इस फॉर्मूले को याद करने में करते हैं। यहाँ पे कैसे करना है, गामा 5/2 को जब सॉल्व करते हैं, देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि जब भी कोई भी गामा है, गामा के अंदर कोई भी नंबर है, n है मान लीजिए, अगर ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो उसको फैक्टोरियल में बदल सकते हैं। मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए और साथ में कॉपी पेन के साथ नोट भी करिए। अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से ध्यान से नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नोट्स में अपना कॉपी पेन नहीं चलाया, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन आप ऐसा करिए, कॉपी पेन रखिए साथ में, एकांत में बैठिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट करिए, जो मैं लिख रहा हूं उसको भी नोट करिए, ठीक है। तो गामा n को जब गामा n जो n है ना, अगर ये नेचुरल नंबर है तो उसको फैक्टोरियल में चेंज किया जा सकता है। कैसे करते हैं, जो नंबर है उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, n में से एक कम करके -1 करके और उसको फैक्टोरियल लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा गामा को फैक्टोरियल में बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गामा 5 है, गामा 5 को फैक्टोरियल में बदलना है तो क्या आएगा बताइए, एक कम करेंगे तो 4 आएगा, 4 का फैक्टोरियल
बस गामा 7 को फैक्टोरियल में बदलो तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, लेकिन तब जब ये नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे 5/2 आ गया तब इसको फैक्टोरियल में नहीं बदलेंगे। 5/2 जब आता है तो फैक्टोरियल में नहीं बदलेंगे, बल्कि उसको सॉल्व करने का एक तरीका है गामा के अंदर की वैल्यू को। ठीक है, गामा के, अच्छा चलो, जैसे ये गामा को फैक्टोरियल में बदल दिया तो फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, और फैक्टोरियल 4 प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, मतलब प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 4 होता है। तो 1 2 3 4 का गुणा कर दीजिए, मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 के 12 गुणा 24 हो गया। ये फैक्टोरियल भी आपको आना चाहिए। फैक्टोरियल का भी डिटेल लेक्चर हम लिंक में दे देंगे, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया हुआ है, इसी क्वेश्चन के आगे दे देंगे, उसको भी अच्छे से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है गामा 5/2। गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करना है। गामा 5/2 को जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। 5/2 में से एक कम करो, कितना आता है, 5/2 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा ना। तो 3/2 लिखो यहाँ पे। गामा 5/2 को हल करना है तो एक कम करके शुरुआत कर दो, एक कम करके शुरुआत कर दो, ध्यान दीजिए, एक कम करके शुरुआत करा, 3/2 से शुरुआत होगी, इनटू फिर 3/2 में से एक और कम कर दो, कितना होगा, 1/2 हो गया। ठीक है, जैसे ही आपको 1/2 मिलेगा तो फिर 1/2 फिर से लिख देंगे और वो गामा के अंदर पैक कर देंगे, ध्यान दीजिए। और गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, अंडर रूट पाई होता है, याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ चलो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। 5/2, गामा 5/2 को हल करना है तो गामा 5/2 को हल जब करते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, एक कम करके, 5/2 में से एक कम करेंगे तो 3/2 आएगा, इनटू फिर 3/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2 आएगा, और फिर जब जैसे 1/2 आता है तो 1/2 फिर से लिख देंगे और वो गामा के अंदर होगा। ठीक है, इतना हो गया, गामा 5/2 का मान इतना आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया, चलो ठीक, इनटू अब गामा 7/2 को हल करना है। गामा 7/2 को कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए, 7/2, गामा 7/2 को जब हल करेंगे तो एक कम करके शुरू करते हैं। 7/2 में से एक कम करो, 7/2 माइनस 1 कितना होता है, 5/2, 2 एकम 2, 7 में से 2 का 5/2। ठीक है, तो 5/2 से शुरू होगा ये, ठीक है ना, 5/2 गुणा फिर 5/2 में से एक कम करो तो 3/2, इंटू फिर एक कम करो, 3/2 में से एक कम करो, 1/2। तो जैसे 1/2 आता है तो उस 1/2 को गामा के अंदर पैक कर दो, तो ये आपका गामा 7/2 का मान इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया हमने। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, इतना हो गया, ये अलग है ना। अच्छा अब देखिए अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू गामा 6। गामा 6 को आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं ना, गामा 6 को एक कम करके फैक्टोरियल, मैंने बताया ना अभी कि जब नेचुरल नंबर हो तो उसको फैक्टोरियल में बदल सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा जी अब आगे सिंपल कैलकुलेशन करना है जी। अब देखो आगे क्या होगा कि ऊपर 3, ऊपर है 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, ऊपर है 3 गुणा 1 तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा गामा 1/2 और गामा 1/2। गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, ठीक है ना, इसका मान क्या है, रूट पाई है, इंटू फिर एक गामा 1/2 फिर से भी है तो रूट पाई इसका भी हो जाएगा, और रूट पाई का मल्टीप्लाई आपस में पाई होता है, जैसे कि √2 गुणा √2 का मल्टीप्लाई आपस में 2 होता है, इसको भी याद रखेंगे भाई। हाँ, तो रूट पाई का मल्टीप्लाई पाई होता है, तो इसको हम यहाँ पे पाई लिख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया, ठीक है ना। अपॉन में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 बार आ रखा है, तो 1 2 3 सॉरी 2 2 1 2 3 4 और 5 बार तो आ रखा है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये जो बटे में है ना, दिस अपॉन दिस तो हो गया, ठीक है, दिस अपॉन दिस तो हो गया।
अपॉन पूरे के अपॉन में फिर ये है 2 गुना फैक्टर 5 और इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, मतलब 1 जो इसके अपॉन में है 1 वो ऊपर जाता है इसके साथ और 2 इंटू फैक्टर 5 इसके साथ आता है। जब ऊपर डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, 1 अपॉन दिस, तो 1 ऊपर जाएगा और 2 इंटू फैक्टर 5 नीचे आएगा। ठीक, तो हम 2 यहाँ पे 1 तो ऊपर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तो नीचे आ गया। ठीक है, 2 कहाँ गया, नीचे आ गया, इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 को भी स्टूडेंट लिख दीजिए, फैक्टोरियल 5 को भी लिख दीजिए। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मान जो मैंने अभी बताया, फैक्टोरियल 4 का मान फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल। तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो 1 से लेकर 5 तक की जो भी संख्या है उनको गुणा कर दो। हम उल्टा करते देखो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है। अब ऊपर नीचे जो कट फट रहा है काट दीजिए, 5 से 5 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। अब जितना भी बचता है स्टूडेंट सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें देखिए स्टूडेंट ऊपर तो 3 पाई बचा, केवल क्या बचा, 3 पाई बचा, अपॉन में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 चौके 512 इन सब का जितने भी बचे ना सबको मल्टीप्लाई करके 512 आ गए। तो 3 पाई अपॉन 512 512 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये रिपीट होता है स्टूडेंट। अंतर इतना हो सकता है कि 4 की जगह 2 होगा और 6 की जगह 7 होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही करना है बस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट इसमें हमने 26 शुरू करवाया है, पहले हमने 23 करवाया था, अभी उसके बाद 26 24 25 हम इसके बाद करवाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लग रहा है, तो इसलिए हम सोचा इसको जरूर करवा दे। पहले क्वेश्चन नंबर 26 क्या है स्टूडेंट, कि द फॉलोइंग टेबल shows that the rank of 10 students according to their achievement in practical and theory papers of science. Find the coefficient of rank correlation. रैंक ऑफ 10 स्टूडेंट दे रखी है, देखो ये रैंक ऑफ 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट की रैंक दे रखी है। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ स्टूडेंट। निम्न सारणी, ये है निम्न सारणी, हाँ, निम्न सारणी में 10 विद्यार्थियों की रैंक उनके विज्ञान के प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंकों के आधार पर दर्शाई गई है। ये रैंक है उनकी, ठीक है, 10 स्टूडेंट की। तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, सहसंबंध, देखो हिंदी में इसको सहसंबंध बोलते हैं, तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सहसंबंध गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी होता है कि रैंक आपको दे रखी है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रैंक कोरिलेशन निकालना है। दूसरा टाइप आता है कि रैंक गिवन नहीं है तो पहले रैंक निकालनी होगी, तब उसको क्वेश्चन इससे आगे करना होगा। तीसरा आता है कि जब रैंक सेम हो, 2 स्टूडेंट की रैंक सेम भी तो हो सकती है। अगर 2 स्टूडेंट के मार्क्स 100 में से 60 2 स्टूडेंट के आए हैं तो उनकी रैंक सेम होगी। तो जब रैंक सेम होगी तो फिर कैसे होगा, तो फिर वो थोड़ा और टफ हो जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन ये है जिसमें रैंक ऑलरेडी दे रखी है, रैंक आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 टाइप के आते हैं, हो सकता है थोड़ा सा दूसरे टाइप का आ जाए कि रैंक निकालने के लिए आ जाए, हो आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, या फिर वो थोड़ा सा इससे एक पहले का स्टेप है। ठीक है, उसका डिटेल लेक्चर, इसमें तो हम रैंक दे रखी है, इससे आगे सॉल्व करेंगे इसमें। इसका डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से बना रखा है रैंक कोरिलेशन पे। इस क्वेश्चन के आगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिए, उसको जरूर देख लीजिए। 30 मिनट लगभग का लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसमें करना क्या है कि आपको 10 स्टूडेंट है, उनकी रैंक दे रखी है। ठीक है, 10 स्टूडेंट है, उनकी रैंक दे रखी है। पहला स्टूडेंट की, जो ये स्टूडेंट है पहले वाला, इसकी प्रैक्टिकल में 8वीं रैंक है, थ्योरी में 9वीं रैंक है। दूसरा स्टूडेंट की प्रैक्टिकल में
तीसरी रैंक है, मार्क्स जैसे जैसे आएंगे वैसे ऐसे रैंक बना दी होगी, 1 2 3 4 5 करके, है ना, 10 स्टूडेंट तो 3 इसकी 5, तीसरे स्टूडेंट की प्रैक्टिकल में 9वीं रैंक है, थ्योरी में 10वीं रैंक है। इस प्रकार से सारी रैंक दे रखी है। देखो रैंक आपको नंबर सीरियल से मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टूडेंट, 10 ही रैंक होगी। पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक। पहला रैंक किसका आया? इसका आया है प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में पहला रैंक इसका आया है, चौथे वाले का, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये रैंक दे रखी है। अब ये जब रैंक दे रखी है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल में थ्योरी में 10 स्टूडेंट की रैंक दे रखी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ज्ञात करना है। तो ये हम स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में भी बताते हैं और रैंक कोरिलेशन के में भी बताते हैं कि जब भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में आता है स्टूडेंट, जब भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिख देने से हमें जो टेबल बनानी होती है ना आगे, वो आसानी से उसको देख करके जो चाहिए होता है वो बना सकते हैं। सांख्यिकी में टेबल चलती है ना। इसके बाद दूसरी टेबल, ये तो गिवन है आपके पास, उसके अलावा जो और बनाना है वो आपको गिवन होगा, सॉरी निकालना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लीजिए। वो होता है R बराबर, क्या होता है? R बराबर 1 - 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना आप। R क्या है? रैंक कोरिलेशन से R को, स्मॉल r को डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल r से रैंक कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है। 1 - 2 रहेगा, 6 अपनी जगह रहेगा, समेशन D स्क्वायर। D स्क्वायर क्या है? D क्या है? D निकालना है, पहले उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे, समेशन D स्क्वायर आ जाएगा। तो D निकालना है पहले। D होता है स्टूडेंट R1 - R2, मतलब D होता है दोनों रैंक्स का अंतर। दोनों रैंक्स, देखो इसको हम R1 बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल की जो रैंक है उसको R1 बोल दो, और थ्योरी की जो रैंक है उसको हम R2 बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों रैंक्स का अंतर जो होता है उसको D कहते हैं। D क्या है? R1 - R2, ध्यान रखेंगे। और N क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं? 10 हैं, तो यहां पे n 10 होगा, ठीक है। बस इसका यही करना, और कुछ नहीं करना। अब n d समेशन D स्क्वायर ये चाहिए हमें, और फिर फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन D स्क्वायर, समेशन D स्क्वायर कैसे आएगा? 6 तो 6 है, 1 तो 1 है। n की जगह आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, 10 लोगों की रैंक है ये, तो n बराबर 10 हो गया। अगर 5 लोगों की रैंक होती तो n बराबर 5 होता। अगर 7 स्टूडेंट होते हैं तो n की जगह 7 होता। लेकिन यहाँ पे 10 स्टूडेंट तो n की जगह 10 होगा। लेकिन D समेशन D स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो D, पहले D निकालना होगा ना। D बराबर होता है R1 - R2, तो पहले D निकालिए। D बराबर R1 - R2, दोनों रैंक्स का अंतर निकालिए, ठीक है। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, यहाँ लिख दीजिए, वो D आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। 8 में से 9 घटाओ -1, 3 में से 5 घटाओ -2, 9 में से 10 घटाओ -1, 2 में से 1 गए 1, 7 में से 8 -1, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 2 गए -1, 5 में से 6 गए -1, तो ये D आ गया। अब हमें D स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? D स्क्वायर चाहिए ना। D स्क्वायर चाहिए, तो जो D है उसका स्क्वायर कर दो। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो पता होना चाहिए आपको। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूना 4, पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 या 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जरा हम यहाँ पे जरा थोड़ा गैप छोड़ देते, ऊपर थोड़ा ऊपर लिख देते तो अच्छा था, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है, अब ये देखो समेशन D स्क्वायर। समेशन D स्क्वायर का मतलब होता है D स्क्वायर का सम कर दो। D स्क्वायर जितने भी उनका जोड़ दीजिए।
सबको जोड़ दीजिए, वो समेशन डी स्क्वायर होता है। तो 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 9 18 और 4 22 और 2 24 आ गए स्टूडेंट। यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, 24 आ गए। तो ये आपका समेशन डी स्क्वायर का मान आ गया 24, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n बराबर 10 है कॉमा समेशन डी स्क्वायर बराबर 24 आ गया, देयरफॉर r बराबर 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। देखो एन स्क्वायर अंदर है ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखें, याद रखना है, ठीक है। ऐसा गलती मत कर देना, 6 पहले लिख दिया बाद में लिख दिया, एन अंदर लिख दिया एन स्क्वायर बाहर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लाइज आर बराबर 1 की जगह 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर की जगह 24 आ रखा है अपॉन एन की जगह पे क्या है स्टूडेंट 10 है, और ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर क्योंकि एन का स्क्वायर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 गुणा 24 ऊपर है अपॉन 10 गुणा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से गए 99, ठीक है, 99 आएगा। अब देखो कट रहा है इससे, ये देखो 3 से ये कट रहा है, 3 3 9 3 3 9 और 3 से ये भी कटेगा, 3 8 24, ठीक है। अब 3 से 6 से 33 भी कट रहा है, 3 से काटेंगे दोनों को, 3 दूना 6 और 3 कम 3 3 कम 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 से 5 भी कट रहा है, सॉरी 2 से 10 भी कट रहा है, 2 5 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और आगे क्या आ रहा है 8 बटे 11 पंजे 55। अब 55 से जो है स्टूडेंट 80 को डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है देखो 0 पॉइंट, भाग देना तो आता होगा ना स्टूडेंट, अलग से कर देना अगर नहीं आ रहा तो देखो ऐसा कर सकते हैं, 8 को भाग देते हैं जब 55 से ना तो दशमलव लगाते हैं क्योंकि 8 छोटा है, दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 आ गए तो 55 एकम 55 हो गया ना, और 55 एकम 55 हो गया, बचा कितना बचा आपका 25 क्योंकि 5 5 10 5 2 7 रहेगा, ठीक है 25 बचा। अब यहाँ पे 25 में नहीं जा रहा, फिर जो है यहाँ पे 0 लगा दी, 55 कितने बार जाएगा 55 छक्के 55 चक्को 220 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 बार जा रहा है 220, ठीक है, तो दशमलव के 2 स्थान तक ही निकाले, कोई दिक्कत नहीं, तो यह हो जाएगा 0.14, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी स्टूडेंट, क्या करेंगे आप 1 लिखना भूल गया, 1 तो अपनी जगह पे आएगा ना, 1 माइनस, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आया था 8 बटे 55 आया था, ठीक है, थोड़ा सा गलती हुई, और इज इक्वल टू 1 माइनस 1 तो अपनी जगह माइनस 0.14, 8 को जब 55 से डिवाइड किया तो 0.14 आया। अब 1 में से 0.14 घटा दीजिए, भाई ये घटाना तो आपको पड़ेगा 1.00 और 0.14 जब घटाते ना तो ऐसे घटाते, दशमलव के नीचे दशमलव भी आना होता है, 1 के बाद दशमलव नहीं था उसको 1.00 लिख दिया, ठीक है, घटाना भी आपको आना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे बच्चों का काम है, लेकिन कई बच्चों को नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा बता देते हैं। 10 में से 4 गए 6 हो गया, जो देखो 0 में से 4 नहीं जाता, यहाँ से 1 दाई लेनी थी लेकिन यहाँ भी नहीं, तो यहाँ से लिया, यहाँ 10 हुआ, 10 से यहाँ ले लिया, ये 10 हो गई, यहाँ 9 बच गया, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 में से 1 गए 8, दशमलव यहाँ तो आ चुका था इधर, तो यहाँ 0 बचा, तो आपका 0.86 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट बाय सिम्पसन्स रूल ऑन अप्रोक्स द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स बाई टेकिंग 10 इक्वल इंटरवल। देखिए टेकिंग 10 इक्वल इंटरवल, यहाँ पे गिवन है कि इंटरवल इन्होंने बोला हुआ क्वेश्चन में ही कि 10 इंटरवल लेने हैं आपको। अगर यहाँ पे ऐसा ना दिया हो कि 10 इंटरवल लेने हैं या 5 लेने हैं या 4 लेने हैं, फिर आपकी मर्जी आप कितने इंटरवल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सिम्पसन वाले क्वेश्चन में इंटरवल हमेशा सम में होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, जैसे कि 4 6 8 10 ऐसे करके होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। इसका भी डिटेल लेक्चर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आगे देख लीजिए, सिम्पसन
के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसी के साथ साथ ट्रेपेजॉइडल वाला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता होता है सिम्पसन से, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, दोनों को एक साथ मैंने समझा रखा है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये रिपीट होता है स्टूडेंट। लेकिन इसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो प्रोसेस समझिए। सिम्पसन देखो हिंदी में भी पढ़ लो, सॉरी, समाकल्य इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स का मान 10 बराबर अंतराल लेते हुए सिम्पसन नियम की सहायता से ज्ञात करना है। इसका जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन सिम्पसन नियम की सहायता से करना है। और तरीके से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। देखो इसका इंटीग्रेशन जो है ना स्टूडेंट, अगर ऐसा ना बोला जाए कि भाई सिम्पसन से करना है, तो आपको पता है 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल सी बात है कि log x होता है, सॉरी 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का log 1 प्लस एक्स होता है। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स होता है। और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, और एक बार 1 रख दीजिए, तो log x की जगह 1 रखेंगे स्टूडेंट, तो log 2 आ जाएगा, और माइनस एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो log 1 आ जाएगा। log 1 का मान 0 होता है स्टूडेंट, log 2, और log 2 को वैल्यू स्टूडेंट जो होती है ना 0.69 करके कुछ ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, तो आंसर आ गया। लेकिन इसने कहा हुआ है कि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सिम्पसन किससे करना है, सिम्पसन 1/3 रूल से करना है, सिम्पसन रूल से करना है इसको। तो सिम्पसन रूल से करना है तो सिम्पसन रूल से ही करना है। अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जबकि ये 10 सेकंड में हो जा रहा है। इसको सॉल्व सिंपल इंटीग्रेशन से अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करना है, देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट 0 है इसकी, और अपर लिमिट 1 है। ये लोअर लिमिट होती है, और ये इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट, इनको a और b से डिनोट करते हैं। a बराबर यहाँ पे 0 है, b बराबर यहाँ पे 1 है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, a बराबर ये है, b बराबर ये है। ठीक है, कॉमा n बराबर मतलब नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं, तो वो पहले ही इन्होंने दे रखा है कि 10 लीजिए, तो 10 लेना है। अगर यहाँ पे n ये नहीं बोला होता कि 10 इक्वल इंटरवल लीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम n बराबर 4 लेते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो आपकी मर्जी होती है फिर कि आप कितना n लें। आप n इस प्रकार से लें जिससे कि डिवीजन भी 0 और 1 के बीच पार्ट्स भी अलग अलग सही से बन जाए। ठीक है, इस प्रकार से लेना पड़ता है। अब जब n आपको पता है, a आपको पता है, तो देयरफॉर, या यहाँ लिखते हैं देयरफॉर h बराबर a b n, अगर जब पता चल जाता है लिख देते हैं, तो h निकालते हैं फिर। ठीक है, h बराबर होता है स्टूडेंट b माइनस a अपॉन n, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, ये फॉर्मूला समझिए आप। h होता है इंटरवल की चौड़ाई, जो इंटरवल, देखो ये मोस्टली क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है स्टूडेंट। क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। इस टाइप से पार्ट बनते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ना, ये h कहलाती है, और जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ये ऑर्डिनेट कहलाते हैं। ठीक है, और ये इंटरवल है, 1 2 3 4 इंटरवल हो गए। ठीक है, इस टाइप से 10 इंटरवल होंगे। तो h बराबर b माइनस a अपॉन n हो गया, b की जगह 1 माइनस a की जगह 0 अपॉन n की जगह 10 बराबर 1/10 हो गया, या फिर इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 से 1 में भाग देंगे तो 0.1 आएगा। h इतना आ गया। अब एक टेबल बनती है स्टूडेंट, क्या बनती है, टेबल बनती है, उसको जरा ध्यान से देखिए। देयरफॉर अब देखो टेबल बनती है x की और y की, x की और y की। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना आप। हाँ, उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ेंगे, आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान दीजिए। हाँ, x क्या है, x जो वैल्यू है ना 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू x होती है। 0 से शुरू होती है x की वैल्यू और 1 तक जाती है। ठीक है, लोअर लिमिट से शुरू होती है और अपर लिमिट तक जाती है। लोअर लिमिट क्या है, 0, 0 से शुरू करो, x की पहली वैल्यू 0 होगी। देखिए x की पहली वैल्यू लोअर लिमिट होगी, जो यहाँ पे होगी, जो भी होगी, यहाँ पे 1 भी हो सकते 2 भी। तो लोअर लिमिट क्या है, a बराबर, जो भी a होती है ना वो लोअर लिमिट होती है। a बराबर 0, a लिखो चाहे लिखो, कोई बात नहीं है। तो 0 से शुरू होगा, x की वैल्यू 0 से शुरू होगी और एंड कहाँ पे होगी, 1 पे होगी। लोअर लिमिट से शुरू होगी और एंड 1 पे होगी। ठीक है, अपर लिमिट पे एंड होगा। तो 0 से शुरू करते हैं, x बराबर 0, पहला नंबर 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा,
अब जो पहला नंबर होता है ना उसमें h जोड़ते जाते हैं, h की वैल्यू क्या है 0.1 है, उसको जोड़ते जाओ, ठीक है। 0 में 0.1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.1 आएगा, फिर 0.1 में फिर से 0.1 मतलब h जोड़ते जाना है, ठीक है। h की वैल्यू 0.1 है तो 0.1 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, फिर 0.2 में फिर से 0.1 जोड़ दो तो 0.3 हो जाएगा, फिर इसमें फिर से 0.1 जोड़ दो 0.4 हो जाएगा। मतलब h जो भी होगा वो जोड़ते जाना है, ठीक है। फिर जोड़ो तो 0.5 हो गया, फिर 0.1 जोड़ो तो 0.6 हो गया, फिर 0.1 जोड़ो 0.7 हो गया, फिर 0.1 जोड़ो 0.8 हो गया, फिर 0.1 जोड़ो 0.9 हो गया, और फिर 0.1 जोड़ो तो 1 हो जाएगा। 0.9 में जब 0.1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 जैसे ही आपको अपर लिमिट आ जाती है वैसे ही आप इसको रोक देंगे, ठीक है, 1 तक जाएगा, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू कैसे निकालनी, देखिए y क्या है, y ये फंक्शन स्टूडेंट, y क्या है, y ये फंक्शन, देखिए यहाँ देखिए y की वैल्यू है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स, dx यहाँ साइड कर दो, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स y की वैल्यू है, y बराबर क्या है ये है। अब x की वैल्यू एक एक करके रखते जाओ तो y की वैल्यू निकलती जाएगी। अब x का पहला मान क्या है 0, तो अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो जो पहला मान होता है ना y का उसको y नॉट बोलते, y 0 लेकिन पढ़ा उसको y नॉट जाता है। जो यहाँ पे पहला मान आएगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे इसके अंदर जो पहला मान आएगा वो y नॉट होगा, y0 बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो दूसरा मान आएगा वो y1, ध्यान दीजिए y0 से शुरू करेंगे, y0 y1 y2 y3 y4 और y5 y6 y7, यहाँ पे जो मान होगा वो होगा उसको कहते हैं y8, यहाँ पे जो मान होगा उसको कहेंगे y9, और यहाँ पे जो मान होगा उसको y10। 10 इक्वल इंटरवल अगर है तो लास्ट वाला y10 होगा, 8 इक्वल इंटरवल है तो लास्ट वाला y8 होना चाहिए, ठीक है, इस चीज से ध्यान रखना। अब इनके मान जो आएंगे y0 y1 y2 के मान होंगे, ठीक। अच्छा चलो देखिए ऐसा है, y0 निकालना है तो हमें x की जगह 0 रखना होगा इसमें, ठीक है। x की जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो y नॉट का मान 1 आ गया जी, ठीक है। अब हमें y1 चाहिए, y1 का कैसे निकलेगा, जब हम x की जगह पे 0.1, y1 कैसे निकलेगा जब x की जगह 0.1 रखेंगे तो 1/1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 0.1, तो 1/1.1 हो गया ना, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/1.1। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 1.1 का 1 में भाग देना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से जब हमें y2 चाहिए तो x की जगह क्या रखेंगे 0.2, 0.2 क्या हो जाएगा जोड़ करके 1.2, तो 1/1.2 यहाँ आ जाएगा 1/1.3, यहाँ आ जाएगा 1/1.4। देखो ऐसे यहाँ पे रखते जाएंगे, हाँ इस जैसे अब y5 चाहिए तो x की जगह 0.5 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/1.5, 1/1.6, यहाँ पे आ जाएगा 1/1.7, यहाँ पे आ जाएगा 1/1.8, यहाँ पे 1/1.9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब जब y की वैल्यू निकल y0 से लेकर y10 तक की वैल्यू जब निकल जाएगी स्टूडेंट, तब आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx dx बराबर होता है बाय सिम्पसन रूल। बाय सिम्पसन रूल हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx dx बराबर होता है फॉर्मूला, जो कि सिम्पसन रूल का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, h/3, ध्यान दीजिए h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट देखो इनको ऑर्डिनेट बोलते हैं, y0 से लेकर y10 तक फर्स्ट, कैसे याद करें आपको, चलो फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट एंड लास्ट होता क्या है कि हम जरा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे होता है फॉर्मूला, शॉर्टकट में याद रखने के लिए h/3 ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ
इवन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड विषम संख्या, ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसको शॉर्टकट में याद रखने का तरीका ये है, h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट का सम, इवन मतलब सम ऑर्डिनेट का सम, ये ऑर्डिनेट है सारे, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड ऑर्डिनेट का सम। इसको ध्यान रखिए, टू देख करके सम की फीलिंग आती है ना इवन नंबर की, तो यहाँ इवन नंबर ही रहेंगे 2 के साथ, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कई जगह क्या है कि y1 से शुरू करा हुआ है तो फिर ये 4 यहाँ जाता है 2 यहाँ, तो उसको जरा ध्यान रखेंगे, उसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसी को याद रखिए, y0 से शुरू करेंगे तो फिर यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा चलिए देखिए, h/3 देखिए ऐसा होता है, अभी पिछले टाइम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, कि एक क्वेश्चन मैंने y1 से शुरू करके करा हुआ था और एक क्वेश्चन एक जगह दूसरी जगह मैंने y0 से शुरू करके करा हुआ था। उसने कहा सर एक जगह आपने 4 लिखा हो इसकी जगह, एक जगह यहाँ पे 2 लिखा, ऐसा क्यों? तो मैंने उसको बताया कि जिसमें मैंने 4 लिखा हुआ यहाँ पे वो y1 से शुरू करा हुआ था, और क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने डिटेल लेक्चर में बता रखा है, फिर भी यहाँ पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी तो भाई नंबर चाहिए सीधे सीधे, हाँ, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और करना क्या इसमें देखिए, वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 fx dx h/3 फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखिए, ये है फर्स्ट ऑर्डिनेट y0, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट आएगा y0 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या है y10 है, ठीक है जी, y10 आ गया, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट, इवन क्या है 1 तो नहीं, इवन 2 है, 2 4 6 8 ये आएंगे, 2 4 6 8 ये आ चुका है पहले लास्ट ऑर्डिनेट में, तो y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8, ठीक है, ये आ गया, और ये बंद कर दीजिए 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा इधर आगे जरा इधर करते हैं इसको जरा, प्लस फिर 4 टाइम्स ऑफ ऑड, ऑड कौन से देखो y1 y3 y5 y7 y9, ठीक है, वो बचे भी हैं, तो y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 प्लस y9 ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद, ठीक है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, देखो इससे आगे हम आपको आपके लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क छोड़ देते, करेंगे क्या आप देखो, y0 की वैल्यू 1 है, y10 की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे 1/2 रखो, फिर 2 टाइम्स ऑफ y2 की वैल्यू 1/1.1 है, तो 1/1 रखो या इसको डिवाइड करके रखो। अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड होता है, कैलकुलेटर से 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कर सकते हैं, और जो आएगा उसको यहाँ रख दें, फिर जोड़ देंगे, इनको भी जोड़ देंगे, 4 से गुणा करके फाइनल आंसर हम आपको लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, वो आएगा, जब इसको सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा 0.695 आएगा। ये आंसर आना चाहिए, देख लीजिए आप, ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये आंसर आपका आया है या नहीं आया है, ठीक है स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इनको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। और इसका जो सिम्पसन वाला है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे डिटेल लेक्चर का। स्टूडेंट अब इसमें आपका बचता है लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 24। देखो वैसे तो हम 23 से शुरू करा था, 24 उसके बाद आना चाहिए था, लेकिन क्या है कि हमने इंपोर्टेंट वाला पहले आपको बताया, इसलिए हम जो क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं वो पेपर के अनुसार, क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही डाल रहे हैं। अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए देते हैं, क्योंकि समय हमें लग रहा है कि ज्यादा हो गया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। ये समय कम होने की वजह से स्टूडेंट कॉलेज का टाइम हो चुका है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल लीनियर डिफरेंस, देखिए हमने डिटेल लेक्चर आपको बता रखा है
अपलोड है वीडियोस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और वेरिएबल सेपरेशन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। 4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम में आती है, उसमें से कोई सी भी आ सकती है। ये स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर क्यों है, देखिए इसको आप सॉल्व करिएगा और इससे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक राय दूंगा। आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 के सामने मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लिंक दे दूंगा, उसमें डिटेल लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, उनको एक बार देख लो, समझ लो, फिर इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते, गारंटी के साथ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला लेक्चर देख लेना और उसके अलावा और भी होमोजेनियस और एग्जैक्ट वाले भी देख लेंगे तो और क्वेश्चन भी आपके कंफर्म हो जाएंगे। बाय द वे इसकी जगह अगर होमोजेनियस आ गए तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको कर लीजिए स्टूडेंट। इस प्रकार से हमारा ये 2018 अप्लाइड मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। ये 6 पार्ट था। हाँ, इससे पहले हम 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिए और इसको भी अच्छे से देख लीजिए। और आपके एग्जाम आने वाले हैं, होने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आप देखो इसमें आपको फायदा क्या है, वीडियो लेक्चर में जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक बार जो बोल दिया फिर दोबारा बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं सर ये कैसे होगा, लेकिन एक आध बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, लेकिन मैं मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं, पूछते नहीं। अगर समझ में भी नहीं आता है तब भी वो नहीं पूछते। उसका कारण या तो ये एक कारण ये हो सकता है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या दूसरा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि भीड़ वाले पूरी बड़ी क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट शर्माते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि अरे इसको ये नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूछना चाहिए। और इस वीडियो लेक्चर में आपको कितना अच्छा बेनिफिट है, आपको ना तो कॉलेज में जाना पड़ रहा है, घर बैठे हैं, और आप चाहें तो जो समझ में नहीं आ रहा है तो रिवर्स कर लो और फिर से देख लो, तो वो फायदा है आपको। आप जितनी मर्जी जितनी बार रिवर्स करते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, रिवर्स करते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ और देखते जाओ, ठीक है ना। और उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और उसके अलावा अपनी बुक से, और जो क्वेश्चन हम करवाते हैं यहाँ पे, उसके अलावा अपनी बुक से भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहिए। और आपके लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।